हाँ हेलो, अंशुल शर्मा। अंशुल, अंशुल, आवाज पहुंच रही है? यस सर। अच्छा, छबिल सोमानी, छबिल, यस सर। आवाज क्लियर पहुंच रही है? थोड़ी थोड़ी अटक रही है सर। आभास मिश्रा, आभास, आभास, आभास मिश्रा। अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिए आप लोग? अभी क्लास तो स्टार्ट नहीं हुई। आभास मिश्रा, आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है तुम्हारे पास? विनोद कुलारिया, प्रेजेंट लगा दिया अभी? आभास मिश्रा, अंशुल, अंशुल, अंशुल शर्मा, अंशुल, आवाज तुम्हारी कट रही है। स्क्रीन दिख रहा है कि यस स्क्रीन सर, आवाज नहीं रही। हाँ सर, बोलो। यस दिख रही है, दिख रही है। स्क्रीन दिख यस रही सर, है? दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है। आवाज क्लियर हो रही कि नहीं? यस, क्लियर, क्लियर है। क्लियर है तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कल कुछ ज्यादा ही नेटवर्क खराब था, फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसका। देखो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस related to threaded fasteners. So already we have discussed about the what is the thread, what is the application, advantages, disadvantages. Again I will discuss same things here now. देखिए, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पहले देना है। जस्ट लाइक ए डेफिनेशन ही होता है, इंट्रोडक्शन में ही हम डेफिनेशन को ऐड कर देते हैं। और स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड, स्क्रू थ्रेड बनाई जाती बाय कटिंग ए कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रूव्स ऑन ए सिलिंड्रिकल सरफेस। जैसे सिलिंड्रिकल सरफेस है, इस पे क्या कर रहे हैं? हेलिकल ग्रूव्स कट कर रहे हैं। हेलिकल ग्रूव्स कट करने का मतलब ये है कि थ्रेड बन जाएगा। देखिए थ्रेड बने हुए हैं, यहाँ पे आपको थ्रेड दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ। मान लो सिलेंडर हमारी इसकी थी पूरी 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 डायमीटर, आउटर डायमीटर ये होगी, ये आउटर डाया होगी आपकी। तो ग्रुप्स कट करेंगे तो इस तरह से स्पेसेस मिलेंगे आपको। तो ये कह रहा है स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड बाय द कटिंग ए कंटीन्यूअस हेलिकल ग्रुप। ये हेलिकल नेचर के होते हैं, हेलिक्स जैसे बनता है वैसे ही होते हैं। सिलेंडर के सरफेस पे होते हैं, तो सिलेंडर के सरफेस पे है। अब आपको मैंने बताया था सिंगल स्टार्ट एंड डबल स्टार्ट। देखो हमारा नट क्या होता है, जब नट एक राउंड रोटेट होता है, नट एक राउंड रोटेट होगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे कहते हैं लीड। ठीक है, लीड डिस्टेंस कहते हैं, लीड डिस्टेंस कहते हैं। और लीड डिस्टेंस क्या होता है, अगर पिच के इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका? सिंगल स्टार्ट हो गया। कहने का मीनिंग ये है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं पिच। ठीक है, थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। और नट एक बार रोटेट कर रहा है तो केवल जो पिच दिया उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
तो क्या होगा, लीड हमारी पिच के इक्वल हो जाएगी, तो ये सिंगल स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखिए ये बनाया हुआ है, हमारा नट रोटेट कर रहा है, नट एक राउंड रोटेट करेगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है ना, तो लीड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस नट हमारा जो लीनियर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है लीड हो जाएगा। बट क्या हो रहा है, दो तीसरे थ्रेड पे आके रुक रहा है हमारा, क्या है, नट इस थ्रेड से जा रहा है, इस थ्रेड पे आके रुक रहा है, इस थ्रेड से जा रहा है, इस थ्रेड पे आकर रुक रहा है, तो लीड हमारा 2 पिच के इक्वल हो गया है, ठीक है, 2 टाइम्स पिच डिस्टेंस के इक्वल हो रहा है। कहने का मतलब है, आपको पता ही है कि इसमें एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं, तो 2 टाइम्स पिच हो रहा है यहाँ पे। ऐसे इसे कहते हैं डबल स्टार्ट, इसे कहते हैं डबल स्टार्ट। इसमें क्या होता है, स्पीड ज्यादा होती है, नट की भी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, और ये जो हमारे पास बोल्ट है इसकी भी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, आगे की तरफ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये देखो ट्रिपल स्टार्ट में 3 एक तरह से होते हैं, जैसे ये कह रहा है, देखो एक बार नट घूमेगा तो 3 पिच डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 2 3 3 टाइम्स जो पिचेस के डिस्टेंस है उसे ट्रेवल करेगा। तो नट के एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस बोल्ट की डायरेक्शन या बोल्ट के एक्सिस के डायरेक्शन में कर रहा है उसे कहते हैं लीड। और लीड पिच के इक्वल हो गया तो सिंगल स्टार्ट, लीड 2 टाइम्स पिच के इक्वल हो गया डबल स्टार्ट, लीड 3 टाइम्स पिच के इक्वल हो गया ट्रिपल स्टार्ट। ये सारी चीजें ये लिखी हुई हैं, ठीक है ना। बोल्ट के साथ नट भी होता है, नट इंगेजमेंट में होता है, तो नट में भी इसी तरह का थ्रेड बनाया जाता है जो बोल्ट में थ्रेड बनाया गया है। ग्रुप्स जो बने हुए हैं ग्रुप्स के नेचर का ही होता है, ठीक है। तो नट एंड बोल्ट क्या होते हैं, टेम्पररी फास्टेनिंग है, मशीन एलिमेंट को इंगेज भी कर लेते हैं, डिसंगेज भी कर लेते हैं, और ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना वेल्डिंग और रिवेटेड ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। बट ये पर्पज के लिए जल्दी से एडजस्ट कर लेंगे किसी चीज को, स्क्रू को बाहर निकाल लेंगे, स्क्रू को लगा के टाइट कर लेंगे, असेंबल रीअसेंबल में यूज करेंगे, सर्विस इंस्पेक्शन में भी यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ, सर्विस इंस्पेक्शन में भी यूज होता है। और एक चीज मैंने और बताया था, ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड भी होते हैं। जैसे ये तिरछा हो रहा है, अब इधर से भी तिरछा कर सकते हैं, इस तरह से भी तिरछा, ठीक है ना। ये तो लेफ्ट हैंडेड हो गया है सारा। अब इसी को क्या करेंगे, सिलेंडर पे इस तरह के ग्रुप कट कर देंगे इस तरह से, ये तो राइट हैंडेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन तो नहीं पा रहा है क्योंकि राइटिंग पैड है नहीं हमारे पास, इस वजह से दिक्कत है। इस तरह से आप क्या करोगे, सिलेंडर पे इस तरह से कटिंग लोगे, राइट हैंडेड हो गया। और इधर क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, इस तरह से। इस तरह से क्या करते हैं, हम कटिंग करते हैं, दोनों तरह की कटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं और राइट हैंडेड भी होते हैं। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो कर रखा है, कल मैंने यही सेम थिंग बताया था आपको। देखो ये सिंगल थ्रेड है, एक ही थ्रेड आ रहा है पूरे सिलेंडर पे, ठीक है ना। तो नट की जो डिस्टेंस है लीड की इक्वल है, जो नट की लीड है, लीड डिस्टेंस है वो पिच की इक्वल है। ये देखो 2 थ्रेड बनाई जा रही है साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास क्या होता है, जो नट एक राउंड रोटेट करता है तो लीड डिस्टेंस जो मिलती है वो 2 टाइम्स पिच के इक्वल मिलती है। यहाँ पर देखो ट्रिपल स्टार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लीड डिस्टेंस है 3 टाइम्स पिच के इक्वल मिलेगी। ऐसे ही क्वाड्रपल थ्रेड है, तो इस तरह से बना सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो आप। स्पीड क्या लेनी है हमें, किस तरह की स्पीड चाहिए मशीन एलिमेंट में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इजीली क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और डिसअसेंबल कर सकते हैं। हाईली रिलायबल है, ठीक है, ऑपरेशन में फटाफट खोल लो, फटाफट सर्विस कर लो, लगा दो। वाइड रेंज ऑफ स्क्रूड ज्वाइंट में बी एडेप्टेड टू वेरियस ऑपरेशन। स्क्रू ज्वाइंट मैक्सिमम यूज होता है मशीन एलिमेंट में, मैक्सिमम जगहों पे स्क्रू ज्वाइंट यूज होते हैं। चीप भी है, स्टैंडर्ड साइज होता है जिससे प्रोडक्शन इजी होता है, हाई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो प्रोडक्शन रेट इसमें ज्यादा होता है, एक सेम स्टैंडर्ड की अगर आपको बोल्ट बनानी है को फटाफट बनती जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें थ्रेड लगे होते हैं, थ्रेड बने होते हैं, तो थ्रेड की कॉर्नर्स होते हैं, थ्रेड के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। किस कंडीशन में ज्यादातर टूटने के चांसेस होते हैं, वेरिएबल लोड के चांसेस, जो जहां पे वेरिएबल लोड ज्यादा होता है वहां पे टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने कहीं पे बोल्ट लगाया, ये बोल्ट लगाया, कहीं पे क्या हो रहा है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कभी 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
कभी 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, कभी कुछ कम लग रहा है, कुछ ज्यादा लग रहा है। तो जहां पे वेरिएबल लोड होते हैं वहां पे क्या होते हैं, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, टूट जाते हैं। ये केवल स्टैटिक लोड के लिए ड्यूरेबिलिटी इनकी ज्यादा है, ज्यादा दिन चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रू जॉइंट इज नॉट कंपेरेबल विद द दैट ऑफ रिवेटेड एंड और वेल्डेड जॉइंट एंड और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये रेविट और वेल्डेड ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, और ये रेविट ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट जो होते हैं परमानेंट ज्वाइंट होते हैं, ध्यान रखना। कुछ टर्म्स मैंने कल बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं। जैसे गियर की टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है ना, लेथ का स्पेसिफिकेशन होता है, वैसे ही क्या है स्पेसिफिकेशन या टर्मिनोलॉजी है। ठीक है ना, किसके लिए, थ्रेड के लिए। थ्रेड नट में भी होता है, थ्रेड बोल्ट में भी होता है, ध्यान रखना। केवल बोल्ट ही नहीं, नट को भी लेके जा सकते हो आप। अब नट में इंटरनल थ्रेड होता है और बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होता है। अब देखो ये क्या है, सपोज करो यहाँ पे बोल्ट बना हुआ है, यहाँ पे इसकी हेड है। ठीक है, ये पोर्शन सैंक होता है, ये सैंक किसे कहते हैं, सैंक। सैंक का क्या काम होता है, सैंक का काम ये होता है जैसे जर्क लोड डेवलप हो रहा है, जर्क डेवलप हो रहा है, उस एनर्जी को स्टोर कर लेना। ठीक है ना, रेजिलेंस एनर्जी कहते हैं उसे। ठीक है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेना ताकि मटेरियल जो हमारे पास है बोल्ट है वो फेल ना हो। इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं। थ्रेड एंगल, दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल है वो थ्रेड एंगल है, कल बताया था मैंने। ये फ्लैंक है, थ्रेड का सरफेस अंदर की तरफ। ठीक है ना, ये सरफेस है, इसे फ्लैंक कहते हैं। ये देखो जो ये हमारे पास जो थ्रेड बनी है इसकी टॉप पोर्शन ये है, तो इसे कहते हैं क्रिस्ट। ठीक है ना, इसे कहते हैं क्रिस्ट, टॉप पोर्शन को इसको कहते हैं क्रिस्ट। नीचे वाले को रूट कहते हैं, रूट, सीधी सी बात है, नीचे है तो रूट है। पेड़ होते हैं उनके जड़ अंदर होते हैं धरती में, तो रूट बोलते हैं उसे। ठीक है ना, रूट है। पिच क्या कहते हैं, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे पिच कहते हैं। पिच शो कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड, थ्रेड एक है, दो हो गया, तीन हो गया, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे पिच कहते हैं। थ्रेड डेप्थ, क्रिस्ट एंड रूट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। ठीक है ना, देखो अब क्या है, इधर भी कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो डाया मिल रही है आपको, आउटर डाया जिसे कहते हैं, इसे मेजर डाया कहते हैं। मेजर मतलब बड़ा आदमी। ठीक है ना, आउटर डाया हो गया। इनर डाया ये वाला, जो रूट है, ऊपर वाले रूट से लेकर के नीचे वाले रूट की जो डिस्टेंस है, ये हमारी आएगी टोटल डिस्टेंस जो मिलेगी, ये डाया ही मिलेगी क्योंकि सर्कुलर है। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनर डाया, सबसे कम है। और इन दोनों के बीच का, ठीक है, इसको मेजर डाया प्लस माइनर डाया डिवाइडेड अपन 2, एवरेज ले लेंगे तो पिच डाया आ जाएगा। ठीक है, एवरेज लेंगे किसका, मेजर डाया प्लस मेजर डाया और माइनर डाया का एवरेज लेंगे तो आपको मिलेगा पिच डाया। दोनों के बीच में होता है, देखो बीच में। ये टर्मिनोलॉजी है, यूज करेंगे। ठीक है ना। आप एक चीज और बताता हूं मैं इसमें, ये जो हमारा माइनर डाया होता है, माइनर डाया, इसे कोर डाया भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे पास इतना ही है, इधर तो कटे हैं, ऊपर की तरफ कटे पिटे हैं। ठीक है, मटेरियल का रिमूवल है, तो ये हमारा कोर डाया होता है। ये स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है। जितना पतला रखोगे उतना ही वीक होगा। आपको पता है डायमीटर की साइज बढ़ जाती है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, आपने फार्मूला पढ़ाई है, टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ डी टू द पावर ऑफ क्यू। तो देखो जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है, देखो ये हमारे पास जो बोल्ट है ना, बोल्ट को घुमाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, टॉर्क ही डेवलप होता है। और इसमें भी शियर के चांसेस ज्यादा हैं, शियर फेल्योर ज्यादा होगा इसमें, तो टाउ है डी क्यूब, जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल किसके, डी क्यूब के। ठीक है ना, इस तरह से आप क्या करोगे, अगर डाया डी दिया हुआ 2 टाइम्स से इंक्रीज कर दोगे डाया को, तो 8 टाइम्स क्या होगा, टॉर्क ट्रांसमिट हो जाएगा।
स्ट्रेंथ भी इसी तरह से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ के भी क्राइटेरिया जो है, तो इस तरह से इसे कहते हैं कोड आया। कोड आया डिसाइड होता है, पिच डाया निकालना है आपको, तो एवरेज ले लेंगे मेजर डाया का और माइनर डाया का। अब जो पिच डाया है इसे कहते हैं इफेक्टिव डायामीटर। ये इफेक्टिव आइडियल होता है, पिच डाया जो होता है आइडियल होता है। तो बहुत सारे डेफिनेशन से लिखे हुए हैं, प्रॉपर लिखना है आपको। इट इज द लार्जेस्ट, देखो मेजर डाया के बारे में लिखा हुआ है, इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड स्क्रू। तो लिख सकते हो आप, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज द एक्सटर्नल डाया, ठीक है, और कुछ नहीं है। इट इज आल्सो नोन एज द आउटसाइड डाया और नॉमिनल डायमीटर। It is the smallest diameter of the external or internal screw thread. It is also known as core dia या root dia. मैंने बताया था रूट से लेकर के रूट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको डाया को लेंगे, तो रूट डाया भी इन्होंने लिख रखा है। तो कुछ ये सारे बहुत सारे टर्म्स यूज कर रखे हैं पेज भरने के लिए, मार्क्स पाने के लिए, लिख सकते हो आप। पिच डाया आपको बताया मैंने, सीधी सी बात है। इमेजिनरी डाया होती है, लिखा हुआ है इट इज द डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर on a cylindrical screw thread, the surface of which would be passes through the thread at such point as to make equal to the width of the thread and the width of the space between the thread. अब इसमें आपको डेफिनेशन ही नहीं समझ में आएगी, तो आपको सीधी सी बात लेनी है कि एवरेज जो पिच डाया होगी जस्ट इक्वल टू होगी एवरेज ऑफ मेजर एंड माइनर डाया के, और ये इमेजिनरी होती है, ठीक है ना। पिच क्या होता है, पिच सिंगल स्टार्ट के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। जब भी डेफिनेशन देते हैं सिंगल स्टार्ट के लिए देते हैं। तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में जो एक्सियल डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं पिच, ठीक है ना। और नट हमारा ये 1 राउंड रोटेट करने पे बोल्ट पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बोल्ट की जो एक्सिस है या नट की जितनी एक्सिस है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे लीड कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द सेम हेलिक्स। इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ स्क्रू थ्रेड एडवांसेस लिखा हुआ है, एडवांस भी कर सकते हो आप। एक्चुअली इन द वन रोटेशन ऑफ नट, वन रोटेशन ऑफ नट ट्रेवल डिस्टेंस अलोंग द बोल्ट एक्सिस इज कॉल्ड लीड, ठीक है ना। तो वन रोटेशन जो होगा हमारा नट का, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नट हमारी अलोंग द एक्सिस ऑफ बोल्ट, वो है हेलिक्स कहलाएगा, हेलिक्स सॉरी लीड कहलाएगा। पहले बताया लीड क्या कहलाता है, बता दिया डेफिनेशन, ठीक है ना। इसके चक्कर में मत जाओ, डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट स्टैंडर्ड है ये सब लिखना पड़ता है, बट आपको अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो लीड इज इक्वल टू द पिच इन केस ऑफ सिंगल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट के केस में जो लीड होता है किसके इक्वल होता है, पिच के इक्वल होता है। डबल स्टार्ट में जो लीड होता है 2 टाइम्स पिच के इक्वल होता है। ट्रिपल स्टार्ट में जो लीड होता है 3 टाइम्स पिच के इक्वल होता है। नट वन रोटेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, नट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रोटेशन में वो हमारा लीड कहलाता है। हो गया सारा। क्रिस्ट क्या कहता है, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड, लिखना पड़ेगा टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड जो होता है ये टॉप सरफेसेस है। तो टॉप सरफेसेस पे पॉइंट मिल रहे हैं, इसे क्रिस्ट कहते हैं। रूट इज इट इज द बॉटम सरफेस क्रिएटेड बाय द 2 एडजेसेंट फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड। तो ये 2 फ्लैंक है, एक फ्लैंक ये है, एक फ्लैंक ये सरफेस है फ्लैंक, इनकी जो मीटिंग पॉइंट है एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हो रूट कहलाता है, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड रूट, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे शो कर रखा है। फ्लैंक इट इज द सरफेस ज्वाइनिंग द क्रिस्ट एंड रूट, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंगल ऑफ थ्रेड इट इज द एंगल इंक्लूडेड बाय द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड। दोनों 2 फ्लैंक के बीच जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और वो दोनों फ्लैंक इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बना रहे हैं वो फ्लैंक एंगल है या थ्रेड एंगल है, सॉरी थ्रेड एंगल है, एंगल ऑफ थ्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फ्लैंक जहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को
जितना एंगल बन रहा है वो क्या होगा, एंगल ऑफ थ्रेड हो जाएगा, एंगल ऑफ थ्रेड हो जाएगा। स्लोप हाफ ऑफ द पिच स्लोप कहलाता है, सीधी सी बात है। तो थ्रेड एंगल क्या हो जाएगा, हेलिक्स एंगल को भी थ्रेड एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना। अब हेलिक्स है, हेलिक्स शेप का बनता है, ठीक है ना। जो हेलिक्स एंगल होगा वो थ्रेड एंगल होता है। दो फ्लैंक के बीच जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं थ्रेड एंगल। अब एक मैंने बताया था स्टैंडर्ड्स ऑफ स्क्रूज, ठीक है ना। स्क्रू के कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे अमेरिकन ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, इंडियन है। ब्रिटिश में 2 हैं, अमेरिकन में 2 हैं। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इसलिए फॉलो किया जाता है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में ही स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटेन ने सबसे पहले बनाई थी। दिस इज अ ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड प्रोफाइल। अब थ्रेड के बारे में आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा ही है ऑलरेडी। तो थ्रेड में जो फ्लैंक के बीच का एंगल है, जो थ्रेड एंगल है, वो 55 डिग्री होगा ब्रिटिश वाले में। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर नहीं रखे जाते हैं, स्लोप दिए जाते हैं यहाँ पे हल्का सा, ठीक है ना। नीचे भी स्लोप दे रखा है, कर्व है। अब इनके स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं, ठीक है ना। AH/6 है इतना पोर्शन, AH/6 ये भी है। टोटल H क्या हो रहा है, इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। स्लोप ना देखा है, स्लोप के बिना ही एक्सटेंड कर दिया, और नीचे भी स्लोप के बिना एक्सटेंड कर दिया है। तो टोटल हमारी जो हाइट मिल रही है वो है डेप्थ, टोटल डेप्थ कैपिटल H, उसके रेस्पेक्ट में इन्होंने डिजाइन कर लिया है, ठीक है। तो 55 डिग्री एंगल होता है, थ्रेड एंगल होता है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल में होता है, ठीक है, करते हैं इसे, ठीक है ना। अब इंडियन स्टैंडर्ड जब यूज करते हैं तो 55 डिग्री के जगह 60 डिग्री कर लेते हैं एंगल, और सेम यही रहता है, जो चीज ये पैरामीटर दिया हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड में 55 डिग्री के जगह 60 डिग्री कर लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड को ही ज्यादा यूज करते हैं। अब ब्रिटिश एसोसिएशन ने क्या कहा है कि मैं तो भाई 47.5 डिग्री रखूंगा थ्रेड एंगल, बट सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये एंगल देखो, दो फ्लैंक के बीच का एंगल जब भी रिड्यूस होगा तो पिच भी कम हो जाएगा। यहाँ पे पिच ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल क्या है, ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो इसे कहते हैं, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा मिलता है, पिच ज्यादा मिलता है, पिच की वैल्यू ज्यादा मिलती है, उसे कहते हैं कोर्स या लार्जर पिच। कोर्स पिच या लार्जर पिच। इसमें स्मॉलर मिल रहा है क्योंकि हेलिक्स एंगल या थ्रेड एंगल कम हो गया है, तो इसे कहते हैं स्मॉलर पिच। जितना ज्यादा कम होगा वैसे ही स्मॉलर पिच होता जाएगा, फाइन पिच कहते हैं इसे, ठीक है ना, फाइन होता जाएगा। अब देखो ये ब्रिटिश एसोसिएशन वाली जो थ्रेड है, कहाँ यूज होती है थ्रेड, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर प्रिसीजन वर्क्स। जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है वहां पे इस तरह की इस थ्रेड रखनी पड़ती है। जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसमें कहीं नट वगैरह बोल्ट वगैरह यूज हो रहे हैं तो वहां पे यूज करेंगे इसको। अब देखो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज थ्रेड आर आल्सो यूज्ड फॉर लाइन एडजस्टमेंट। कहने का मतलब कि कहीं पे कोई चीज कोलिनियर नहीं है तो उसे कोलिनियर बनाने के लिए इस तरह के थ्रेड को यूज करते हैं। दो बोल्ट को भी जोड़ सकते हो एक नट के साथ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दो बोल्ट को एक नट के साथ जोड़ सकते हो आप। अब नट जो होगा हमारी, उसकी जो लेंथ होगी थोड़ी ज्यादा होगी, ताकि उसका आधा पोर्शन पहले वाले बोल्ट में जाए और आधा पोर्शन दूसरे वाले बोल्ट में जाए। इस तरह से हम, तो उसमें लाइन एडजस्टमेंट हो जाएगा। तीसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या किया इन्होंने, ये 60 डिग्री रख दिया है। उसमें ब्रिटिश में H/6 होता था, यहाँ पे H/8 रख लिया इन्होंने, ठीक है ना। ये भी यूज होता है, वी थ्रेड ही है, वी टाइप का है इसलिए वी थ्रेड ही बोलते हैं। और ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाला भी जो थ्रेड था वी थ्रेड था, और ब्रिटिश एसोसिएशन वाला भी जो थ्रेड था वो आपका वी थ्रेड था। यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश में H/6 था यहाँ पे, और अमेरिकन में यहाँ पे H/8 हो गया है।
ये सब थोड़ा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंसेस क्या बनाने में यूज होता है एप्लीकेशन, बोल्ट, नट, स्क्रू, टैप्ड होल, ठीक है ना, टैप्ड होल के लिए भी यूज करते हैं। टैप्ड होल क्या होता है बाद में बताएंगे। यूनिफाइड स्टैंडर्ड, देखो यूनिफाइड स्टैंडर्ड 3 कंट्रीज जो है मिलकर के बनाए थे, क्या स्टैंडर्ड फॉलो किए थे। तब देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री, ग्रेट ब्रिटेन था, कनाडा था, यूनाइटेड स्टेट मिलकर के बनाए थे। इन्होंने कहा था हम एक ही तरह का स्क्रू थ्रेड फॉलो करेंगे। देखो यहाँ हेलिक्स एंगल जो ले रखा है या थ्रेड एंगल 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दी हुई, ये एच तो आपको पता ही है, कैपिटल एच मैंने बता दिया आपको। विदाउट स्लोप के एक्सटेंड कर दोगे फ्लैंक को, तो जहां पे कट करेगी फिर नीचे की तरफ, तो टोटल डेप्थ मिलेगा। ये टोटल डेप्थ मिल रहा है नीचे से ऊपर तक का। ऊपर इन्होंने h/8 अमेरिकन एसोसिएशन की तरह ही रखा है, और नीचे ये वाला पोर्शन जो h/6 आ रहा है। h/6 कौन फॉलो करता था, ब्रिटेन। दोनों का कॉमन है, मशीनरी में यूज होता है ज्यादातर, ठीक है ना, या फैसिलिटेट जो एक्सचेंज मशीनरी, इस तरह से मशीनरी में यूज करते हैं। कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। स्क्वायर थ्रेड, देखो कुछ स्क्वायर थ्रेड इस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल थ्रेड हो रहा है, जैसे घर पे आप बना लोगे, ठीक है। हाइट जो मिल रही है थ्रेड की, पिच की हाफ मिल रही है। स्क्वायर थ्रेड बिकॉज ऑफ देयर हाई इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी हाई होती है। कहाँ ज्यादा यूज होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर किसी भी डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन का मतलब बोथ डायरेक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों। फीड मैकेनिज्म में यूज होता है। फीड क्या होता देते हैं, मशीन टूल को फीड देते हैं ना, उसमें क्या अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, लेथ के अंदर अरेंजमेंट होता है, तो फीड देने के लिए तो थ्रेड ही यूज करते हैं। वॉल्व में यूज करते हैं, वॉल्व जहां पे लगा होता है। स्पिंडल्स, स्क्रू जैक में यूज होता है। स्क्रू जैक भी पढ़ाना है आपको, स्क्रू जैक में भी यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ही इसका जो है आपका स्क्रू जैक में। एकेम थ्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकेम थ्रेड क्या किया है, मॉडिफिकेशन है स्क्वायर थ्रेड का। स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या कर रखा है, मैंने कल बताया था, कट कर रखा है ऊपर। देखो इसमें क्या है, दूसरा वाला जो नट आएगा तो इसमें जाम हो जाएगा इस तरह से, वो भी रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, तो जैम हो जाएगा। तो जैम हो जाएगा तो इसके कॉर्नर के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इनको क्या करने, प्रिवेंट करने के लिए इस तरह से स्लोप दे देते हैं। इसमें इस वाले में इस तरह से स्लोप दे देते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप का हो जाता है, ठीक है ना। तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड। इट इज ए मच स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है ना। स्क्रू कटिंग लेथ में यूज होता है, ब्रास बॉल्व में, कॉक्स में, बेंच वाइज में ज्यादा यूज होता है। स्प्लिट नट के एप्लीकेशन में भी यूज होता है, ठीक है। एंगल जरूर याद करना, इसमें तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। 90 क्या, एक तरह से समझ लो आप 0 डिग्री हो गया। एक फ्लैंक ए है, एक फ्लैंक ए है, तो दो फ्लैंक के बीच की एंगल जो हो गई 0 हो गई या 90 हो गई, ये कह सकते हो। अगर मान लो ये फ्लैंक भी एक तरह से, तो दो फ्लैंक के बीच में इस तरह से 90 कर सकते हो आप। इसमें 29 डिग्री हो गई, ये 29, ठीक है ना। अब देखो ये मिला है आपको, ये P/4 है, ये डिस्टेंस जो हाइट मिलेगी P/4 मिलेगी आपको। जो डेप्थ मिलेगा P/4, ये P/4 इसो कर रखा है। तो थ्रेड की जो थिकनेस होगी, थिकनेस इसे कहते हैं P/2, ये थिकनेस होती है। डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है क्रिस्ट से रूट के बीच, क्रिस्ट ऊपर वाला हो जाएगा, रूट नीचे वाला, ये डेप्थ हो गया P/4, ठीक है। तो एप्लीकेशन रटना पड़ता है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन को भी भूल जाता है, 2 दिन रटने के बाद 10 दिन के बाद फिर भूल जाएगा। नकल थ्रेड, देखो यहाँ पे नकल थ्रेड है। अटेंडेंस लगा दो सब लोग, अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग। नकल थ्रेड देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, कुछ अजीब टाइप का शेप है। तो ये मॉडिफिकेशन है किसका, स्क्वायर थ्रेड का। स्क्वायर थ्रेड का ये मॉडिफिकेशन है। तो कुछ इस तरह से यूज किया गया है, थ्रेड बनाया गया है, टेढ़ा मेढ़ा आपको देख रहा है, कर्व नेचर टाइप का। रेडियस भी दे रखा है यहाँ पे, R/R होगा, P/4 होगा।
पिच क्या होता है, पिच शो कर रखा है इन्होंने। ये जो डिस्टेंस मिल रही है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की डिस्टेंस p/2 मिल रही है, p मिल रही है पिच, और जो डेप्थ मिल रहा है आपका p/2 मिल रहा है। रफ वर्क के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये है कि लाइट वर्क के लिए जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तुरंत ही यूज हो जाता है। रेलवे कैरेज में यूज होता है, रेलवे कैरेज, कपलिंग, हाइड्रेंट, नेक ऑफ ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल जो होता है हमारे पास कांच की, उसमें उसके अंदर रबर की बनाई जाती है, उसमें भी थ्रेड लगा सकते हैं, लोहे की भी बना सकते हैं इस तरह का, ताकि इजिली निकल जाए और इजिली क्या होगा, एडजस्ट भी हो जाए। लार्ज मोल्डेड इंसुलेटर्स यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स, ठीक है ना, इसके बारे में तो अपन को पता नहीं है, ठीक है ना। रेलवे कैरेज कपलिंग में यूज होता है नकल थ्रेड, नकल कुछ नकल टाइप का है भी, ठीक है ना, नकल करते हैं तो झांकते हैं इधर उधर, इस तरह से है। ये इंपॉर्टेंट है इधर का थ्रेड जो दिया हुआ है। बटरस थ्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में घूमता है, आगे की तरफ घूम गया तो पीछे की तरफ नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करता है। देखो ये एंगल दे रखा है, ये वाली एंगल दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री, यहाँ पे भी कुछ स्लोप दे रखा है 7 डिग्री। ये देखो यहाँ पे कुछ इसके p/2 जो दिया हुआ है, इनके पीछे गैप दिया हुआ है, टोटल पिच डिस्टेंस ये होता है। बटरस थ्रेड भी थ्रेड की तरह है, भी थ्रेड की तरह बना हुआ है। लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है इसमें, कम होता है फ्रिक्शन, ठीक है। स्पेंडल ऑफ बेंच वाइज के स्पेंडल में यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन ये लो फ्रिक्शन है। अब देखो द फोर्स इज ट्रांसमिटेड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब बोल्ट के एक्सिस के डायरेक्शन में ही जो फोर्स है वो ट्रांसफर होता है। तो सही बात है, अच्छी है, एडवांटेजेस भी है, तो लो फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बटरस थ्रेड का एप्लीकेशन है। मैट्रिक थ्रेड, जो मैट्रिक थ्रेड है, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड है उसमें 55 डिग्री था, तो उसके जगह 60 डिग्री कर देंगे तो आपका मैट्रिक थ्रेड बन जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड जो है। और यहाँ पे एक चीज और देखने वाली चीज है, कुछ और मॉडिफिकेशन भी। ये जो मिल रहा है उसमें h/6 मिलता था ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, यहाँ पे h/4 है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो कट कर रखा है, जितना पोर्शन ये मिल रहा है, स्लोप दिया है जहाँ पे, उसको दे रखा p/8, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने मॉडिफिकेशन कर रखा है, इंडिया में ज्यादातर यूज होता है। अब इसमें देखो ये दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, इस तरह से भी यूज करते हैं, h/6 वाला भी दिया हुआ है इन्होंने। तो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ब्रिटिश स्टैंडर्ड का ये मॉडिफिकेशन है, इंडिया में यूज होता है, नट बोल्ट बनाने के काम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नट बोल्ट बनाने के काम आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं एसएससी वगैरह में उसके लिए बेनिफिशियल हैं, वैसे आपके आरटीयू के एग्जाम में तो आने वाले नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बोल्ट्स हैं, जो बोल्ट्स, जिस बोल्ट्स के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, सुना होगा बट समझा नहीं होगा। यहाँ पे कॉमनली टाइप्स ऑफ स्क्रू फास्टेनिंग, स्क्रू फास्टेनिंग के लिए कुछ बोल्ट्स यूज होते हैं। तो पहला हुआ है 2 बोल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये 2 बोल्ट है। 2 बोल्ट इज शोन इन फिगर, इस फिगर में मैंने शो कर रखा है। इट इज अ सिलिंड्रिकल बार, ये सिलिंड्रिकल बार है, ये दिख रहा है आपको, विथ थ्रेड फॉर द नट एट वन एंड। देखो इसमें थ्रेड बना हुआ पूरे पोर्शन पे, इस पूरे पोर्शन पे यहां से यहां तक थ्रेड बना हुआ है। ये वाशर है, ये वाशर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये डिस्क टाइप का होता है, और ये हमारा नट है। आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का है, कुछ टेढ़ा टाइप का है, ठीक है ना। एंड हेड एट अदर एंड, इसको हेड कहते हैं, इसमें इसको हेड कहते हैं, ये हेड है। द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ बोल्ट इज नोन एज सैंक, ठीक है ना। इस सैंक की तरह ही बिहेव करता है, सैंक की तरह ही बिहेव करता है।
अब इसका एप्लीकेशन कैसे है मैं बताता हूं आपको एप्लीकेशन क्या है। आपको जैसे सपोज करो आपको दीवार में एक वुडन पीस जो है उसको क्या करना है, लगाना है, वॉल में फास्टेन करना है, लगाना है। तो सबसे पहले दीवार के अंदर हम क्या करेंगे, होल करेंगे। दीवार जो होगा, जैसे दीवार फ्लैट होगा, वॉल जो भी है, इसके अंदर होल करेंगे। जो होल होगा इसी के साइज का होल होगा, ठीक है ना, इसी के साइज का होल होगा। होल कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे इसके अंदर। ये पोर्शन जो है आपका दीवार में जो होल बनी हुए है उसमें इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद इधर से हैमरिंग कर देंगे तो और ज्यादा अंदर की तरफ ये इंसर्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से फिट हो जाएगा उसमें जाकर के। जैसे दीवार में आप होल करते हो तो आप क्या करते हो, एक प्लास्टिक का जो भी प्लास्टिक कुछ इंसर्ट करते हैं, कुछ इस शेप का बना होता है, टेढ़ा टाइप का, ठीक है ना, जैसे गिट्टी बोलते हैं आप, यहाँ पे गिट्टी बोलते हैं, गिट्टी लगाते हैं दीवार में होल करके गिट्टी लगाते हैं। तो गिट्टी की तरह ही काम करता है, गिट्टी की तरह ही काम करता है। दीवार के अंदर हमने होल कर दिया और इसको इंसर्ट करा दिया, ये गिट्टी की तरह काम करेगा। अब क्या होगा, उसके अंदर ये घुस जाएगा, इधर से हैमरिंग कर देंगे, हैमरिंग करनी पड़ती है। अब वुडन पीस जो होगा हमारे पास, जो लकड़ी का बना होगा, इस तरह से लकड़ी का लंबा पीस कोई होगा, इसके ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर, और उसमें भी होल होगा, सेम जगह होल होगा इस तरह से। वुडन पीस जो होगा उसमें भी इस तरह से होल होगा। तो इस होल के अंदर से ये बोल्ट बाहर निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा। उसके बाद वाशर और नट लगा के टाइट कर देंगे, दीवार में क्या हो जाएगा, ये वुडन पीस फिक्स हो जाएगा। अब देखो इसमें जो वुडन पीस में भी होल है, दीवार में भी होल है, सेम होल है। इसके पहले क्या करेंगे, इस बोल्ट को, ये नट और वाशर बाहर निकाल देंगे। इसको पीछे वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना, इसे वीडियो मैंने नहीं ऐड किया है। इस पोर्शन को क्या करेंगे, होल करके दीवार के अंदर इंसर्ट करा देंगे और हैमरिंग कर देंगे, तो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अंदर वुडन पीस में भी होल होगा तो वुडन पीस को इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे और ये ऊपर की तरफ वाशर लगा करके नट लगा के टाइट कर देंगे। तो ये 2 बोल्ट होता है। ये टेंसाइल लोड के लिए अप्लीकेबल है, जहां पे टेंशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। मैंने बोला जब भी बोल्ट